हेलो स्टूडेंट्स। तो काफ़ी गैप के बाद आपकी ये नई क्लास आ रही है क्योंकि किसी अर्जेंट काम की वजह से हम क्लास को डेली अटेंड नहीं कर पाए थे। तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हम स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है सेंटेंस। और सेंटेंस के अंदर ही हम पढ़ेंगे कि क्या अंतर होता है क्लॉज में और क्या अंतर होता है फ्रेज में। ठीक है, इतना आपको बता देता हूँ कि ये सेंटेंस के ही पार्ट्स होते हैं। तो शुरुआत हम सेंटेंस ही करेंगे, उसकी डेफिनेशन के साथ करेंगे और उसके बाद उसका एग्जाम्पल्स लेते हुए हम उसके उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से पार्ट्स होते हैं, किन पार्ट्स में क्या और कैसे हम पहचान सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेंटेंस से। सबसे पहली बात की जाए कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस की डेफिनेशन यही होती है, नॉर्मली आपको पता है कि दिस इज अ ग्रुप ऑफ द वर्ड्स। इसके अलावा और क्या होता है सेंटेंस में? इट्स स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर्स एंड ends with a full stop. Okay, it's called sentence. ये होती है डेफिनेशन आपकी सेंटेंस की कि हम सेंटेंस को कैसे और किस प्रकार से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। यानी कि अगर हिंदी की बात की जाए तो ये क्या होता है, ये शब्दों का एक ऐसा शब्दों का वो समूह होता है जिसके अलावा ये क्या करता है कि ये आपका कैपिटल लेटर से शुरू होता है सेंटेंस और फुल स्टॉप पे जाके ख़त्म होता है। यानी शब्दों का वह समूह होता है जिसका कोई एक, और इसके अलावा सबसे अहम बात जो रहेगी वो है कि इट्स गिव्स अस मीनिंगफुल सेंस। यानी कि इसका एक अर्थ भी होता है। अगर कोई सेंटेंस जिसका सेंस नहीं आ रहा है तो समझ लो वो क्या सेंटेंस नहीं है, वो एक पूर्ण सेंटेंस नहीं है, वो अधूरा है। उसमें क्या क्या होना चाहिए मैंने आपको बताया। दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों का एक ऐसा समूह होता है आप कह सकते हो जो कि कैपिटल लेटर्स से शुरू होता है। यानी पहली पॉसिबिलिटी क्या, पहली जो शर्त होती है आपकी ये होती है उसमें वर्ड्स होंगे। दूसरी बात, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा वो, एंड इसके अलावा फुल स्टॉप पे जाके ख़त्म होगा। और इसके अलावा ये हमें एक मीनिंगफुल सेंस देगा जिसे हम कहेंगे सेंटेंस। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। क्या समझे आप? यही समझे कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस में आपको मीनिंगफुल सेंस देखने को मिलेगा और ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वो मीनिंगफुल सेंस तो देगा ही देगा, लेकिन जब वो आप सेंटेंस को लिखोगे तो पहला जो लेटर बनेगा वो आपका कैपिटल बनेगा और एंड तक जाओगे तब आपको फुल स्टॉप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन। अब इसके अलावा क्या करते हैं, जो हमारा सेंटेंस होता है ना, सेंटेंस, इसके ना इसे हिंदी में वाक्य बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वाक्य। इसके अलावा जो सेंटेंस होता है आपका दो भागों में बटा होता है। पहला भाग होता है फ्रेज, दूसरा होता है क्लॉज। ओके, फ्रेज को हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश और क्लॉज को हिंदी में बोलते हैं आपका उपवाक्य। ठीक है, वैसे हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हिंदी से इतना मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी उन यूपी बोर्ड्स स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें प्रॉब्लम्स होती है समझने में, तो आप ये नोट कर सकते हो। ओके, ये फ्रेज होता है। अगर हम सेंटेंस के बारे में बात की जाए तो पहले हम सेंटेंस का एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, पहले हम सेंटेंस का एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे, जैसे कि मैंने क्या बताया कि सेंटेंस जैसे लिखोगे तो पहला लेटर बड़ा होना चाहिए। तो क्या लिखा, ही गोज़ टू स्कूल ऑन टाइम और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, ही गोज़ टू स्कूल ऑन टाइम। यानी कि और सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या है, आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है सेंटेंस का। ठीक है, तो क्या देखने को मिला हमें, सब्जेक्ट, वर्ब और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो इसको नोट करना, ये आपकी डेफिनेशन है। क्या है आपकी डेफिनेशन?
यानी कि परिभाषा, इस चीज़ को नोट करना क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये। दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट्स स्टार्ट विद कैपिटल लेटर्स एंड एंड्स विद फुल स्टॉप, इट्स कॉल्ड सेंटेंस। इसके अलावा एक्स्ट्रा डिटेल्स क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स गिव्स अस मीनिंगफुल सेंस। तो इसे नोट करो और आगे की तरफ बढ़ते हैं फिर। तो हमने आपको बताया कि सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको पता चल चुका है, एग्जांपल्स पता चल चुके हैं, उसके स्ट्रक्चर पता चल चुका है। अब इसके बारे में आपको बताया था कि सेंटेंस के दो भाग होते हैं। कौन कौन सा बताया था? एक आपका फ्रेज और दूसरा बताया था आपको क्लॉज। यही तो बताया था, जिसे बोलते हैं उपवाक्य, इसे बोलते हैं वाक्य, और इसके अलावा इसे बोलेंगे वाक्यांश। ओके, तो अब हम हेडिंग डालेंगे, वो होगी हमारी फ्रेज। फ्रेज किसे कहते हैं? सेंटेंस में क्या था? सेंटेंस में यह था कि ये क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अलावा होता है, इसका मतलब इसके अलावा क्या होता है, मीनिंगफुल सेंस भी देता है। इट स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर्स एंड्स विद फुल स्टॉप। इसका कुछ थोड़ा सा कुछ कॉमन रहेगा, कुछ आपका इसका बिल्कुल उल्टा रहेगा, बिल्कुल ही सेंसलेस। जैसे कि दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड, इसके अलावा ये क्या होता है, इट्स हैव नो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट कॉमा वर्ब एंड आप कह सकते हो कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। तो आप क्या कह सकते हो कि सर इसमें क्या है, हमें वर्ड्स तो देखने को मिलेंगे लेकिन क्या होता है इसमें आपको कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है। किस चीज़ का कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है? ना तो इसके पास खुद का सब्जेक्ट होता है, ना वर्ब होता है, और ना ही इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट वगैरह होते हैं। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि फ्रेज एक ऐसा डेफिनेशन क्या कह सकते हो कि ये कह सकते हो कि जिसमें क्या है आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, ना तो आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, ना वर्ब देखने को मिलेगा। अब सब्जेक्ट और वर्ब अगर कॉम्प्लीमेंट कुछ ही देखने को नहीं मिलेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इट्स गिव्स अस मीनिंगलेस सेंस। ये सिंपल सी बात है। जब किसी एक ऐसा सेंटेंस जिसके पास क्या है, आपको आप कह सकते हैं इसके पास ना तो सब्जेक्ट हो, ना वर्ब हो, ना कॉम्प्लीमेंट हो, तो इसका मतलब क्या है, उसका मीन समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि मीनिंगलेस सेंस होगा, उसके पास खुद का मीनिंग, यानी आप कह सकते हो कि वो हमें मीनिंग या मीन किसी सेंटेंस को नहीं देता है बिल्कुल भी। समझ में आ गया? फ्रेज क्या होता है, जिसके पास ना तो सब्जेक्ट होता है, ना वर्ब होता है, ना कॉम्प्लीमेंट होता है। इसका मतलब उससे कोई सेंस भी नहीं निकलेगा, इसका मतलब मीनिंगलेस सेंस होता है। ओके, समझ में आ गया? तो ये आपका फ्रेज होता है। अब बात की जाए कि फ्रेज को कैसे पहचानोगे। देखो, मैंने आपके सामने क्या अब एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस याद हो तो मैंने सेंटेंस को यही लिखा था कि ही गोज़ टू स्कूल ऑन टाइम, इसी को लिखते हैं। ठीक है, ही गोज़ टू स्कूल ऑन टाइम। तो आपके सामने क्या है, मैंने यही सेंटेंस आपको इसमें लिखा था कि ही गोज़ टू स्कूल ऑन टाइम। इसका मतलब क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये जो बचा है ना, ये वाला दिए देखो, ये है आपका फ्रेज। क्या है आपका फ्रेज? ये है आपका फ्रेज। समझ में आ गया? यानी कि ना देखो, इसे नहीं देखना है आपको, आपको इसकी तरफ ध्यान देना है। ऑन टाइम, ना तो इसमें कहीं सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, ना कहीं वर्ब देखने को मिलेगा, ना ही कॉम्प्लीमेंट देखने को मिलेगा। यानी वो बताना चाहता है ही गोज़ टू स्कूल, इसका वह समय पर स्कूल जाता है। अब बात की जाए, फ्रेज की बात कर रहे हैं, समय पर पता चल रहा है कौन जा रहा है, क्या क्या एक्शन हो रहा है, पता चल रहा है? कुछ नहीं पता चल रहा है। इसका मतलब ना सब्जेक्ट की पता चल रहा है, ना वर्ब का पता चल रहा है। इसका मतलब इसके पास कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है। ठीक है, इसके पास कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ना सब्जेक्ट का ना वर्ब का। इसका मतलब क्या है कि ये आपका फ्रेज है, यानी वाक्यांश है। ठीक है, पहचाना सीख गए? ओके, नोट कीजिए इसे, बढ़ते हैं आगे की तरफ, और नोट बनाना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, ओके।
अच्छा, अब देखते हैं इसके टाइप्स, देखते हैं कि फ्रेज आपको सेंटेंस में किस प्रकार से और किस में देखने को मिलेगा। तो आप नोट करके लिखना, फ्रेज आपको नाउन के रूप में मिलेगा। ओके, किसके रूप में मिलेगा? नाउन के रूप में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा एडवर्ब के रूप में देखने को मिलेगा। इसके अलावा और प्रीपोजिशन में भी देखने को मिलेगा। ओके, और इसके अलावा आप कह सकते हो एडजेक्टिव के रूप में भी देखने को मिलेगा। ओके, अब इसे करते हैं एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स, विदाउट एग्जाम्पल्स नहीं, विद एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल से समझ में आता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा आपके सामने, सबसे पहले नाउन यानी कि फ्रेज नाउन को लेता है और उसका ही एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखते हैं। मैंने लिखा वी आर सॉरी फॉर हर डिपार्चर। ओके, समझ में आ गया? तो वी आर सॉरी फॉर हर डिपार्चर यानी कि देखो यहाँ पे हमें पहचानना सीखिए। पहले हम फ्रेज के बारे में बात कर रहे हैं, ना हमें सब्जेक्ट से मतलब है ना वर्ब से मतलब है, हमें केवल ऐसा लेना है, क्योंकि हमें पता है फ्रेज में ना तो कॉम्बिनेशन होता है, किसी कॉम्बिनेशन नहीं होता, ना सब्जेक्ट ना वर्ब का ना ऑब्जेक्ट का। तो याद रखना, जो आपको ये देखने को मिल रहा है ना, ये वाला, ये आपका क्या है? ये आपका नाउन है। और कौन सा नाउन है? ये आपका नाउन फ्रेज है। ठीक है, या फ्रेज नाउन है। ओके, समझ में आ गया? क्योंकि ये आपका क्या है? नाउन। ओके, अब बात करते हैं हम एडवर्ब की। जैसे मैंने लिखा अमन, अमन के सामने हमने लिखा वर्क्स वेरी स्लोली। ठीक है, हमने लिखा। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है? वर्ब है। ठीक है, तो ये जो बच्चा ना हमारा, ये वाला, ये देखो, ये लास्ट का पहचाना सीखिए, क्योंकि अगर इधर आ जाओगे तो ये सब्जेक्ट है। ओके, और फ्रेज की हम बात कर रहे हैं, तो फ्रेज में क्या करना है? हमें केवल ये देखना है कि एक ऐसा सेंटेंस, एक ग्रुप वर्ड्स है, एक ऐसा शब्दों का समूह जिसमें कि ना तो आपको सब्जेक्ट देखने को मिले, ना वर्ब देखने को मिले, ना कॉम्प्लीमेंट। हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? स्लोली यानी कि एक एडवर्ब। तो आप बात करोगे सर ये है फ्रेज एडवर्ब। ठीक है, समझिए, LY से। ओके, प्रीपोजिशन की बात की जाए, जैसे कि हमने यहाँ नाउन के रूप में देखा, यहाँ पर हमने फ्रेज के बारे में देखा। अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेंगे कि जिसमें क्या है? वो प्रीपोजिशन यानी कि फ्रेज प्रीपोजिशन की बात की जाए। जैसे मैंने बोला इन द एंड, दिख रहा है ना? नोट कर रहे हो? ओके, इन द एंड वी ऑल हैव टू डाई। ओके, तो यहाँ पर देखो ये इन द एंड, ये इधर देखिए। ठीक है, तो ये आपका क्या है? इधर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें केवल अपने फ्रेज से मतलब है, फिलहाल जिस टॉपिक में है उस टॉपिक के बारे में हमें भटकना नहीं है, पहले से सीखिए। ठीक है, हमें फिर क्लॉज की बात करेंगे तब इस पर आएंगे। तो इन द एंड ये आपकी क्या हुआ? प्रीपोजिशन फ्रेज। ओके, नोट करते रहना। अब बात की जाए एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव में क्या करोगे? एक ऐसा एग्जांपल नोट करते रहे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये नाउन का एग्जांपल्स है, ये एडवर्ब का है, इसका प्रीपोजिशन का है, और इसके बाद लास्ट में जो बचता है उसे हम कंप्लीट करते हैं। एडजेक्टिव की बात की जाए तो याद रखना है एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव अपने साथ हमेशा आप ये याद कर सकते हो प्लस नाउन। ठीक है, या एडजेक्टिव प्लस प्रोनाउन, इसी की तो खासियत बात बताता है। ठीक है, क्वालिटी बताता है। तो एडजेक्टिव का एग्जांपल लेते हैं, ही इज अ मैन ऑफ काइंड नेचर। वह कैसा इंसान है? वह एकदम, आप कह सकते हो दया के भाव का। ठीक है, वह इंसान है। तो इज अ मैन ऑफ काइंड नेचर।